गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो पिछली क्लासों में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का अध्ययन किया था और हमने उसके बारे में जाना था कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, उसका उद्भव कैसे हुआ था, ठीक है, नामकरण और सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जाना था, उसकी उपयोगिता या देन के बारे में जाना था और सिंधु सभ्यता का पतन पढ़ा था हमने, ठीक है, पिछली क्लासों में। अब जो आज का टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है और आज हम वैदिक सभ्यता के विषय में जानेंगे। तो इस वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो मुख्यतः वेदों पर आधारित है। वेदों पर जो है आधारित है, या हम कहें कि इस सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत है वेद, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है? वेद। तो वेदों पर ये आधारित व्यवस्था है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया है, ठीक है। अब जो वेद है, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। अब इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, या हम कहें इस वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की थी? तो इस वैदिक सभ्यता की स्थापना की बात करें, अगर हम इस वैदिक सभ्यता की अगर स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें, तो इस वैदिक सभ्यता की स्थापना या निर्माता कौन लोग थे? तो इसकी स्थापना या निर्माता के लोग थे वो आर्य लोग थे। कौन? आर्य लोग, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता की स्थापना या वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वो आर्य लोग थे। और आर्य का अर्थ क्या होता है यहाँ? तो आर्य का अर्थ, अगर आर्य के अर्थ की बात करें तो आर्य का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उत्तम, ज्ञानी या कुलीन, ठीक है। तो आर्य के इतने जो है अर्थ लिए गए हैं। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम और ज्ञानी है, ठीक है। अब जो आर्य शब्द है वो किसी प्रजाति या जाति, ठीक है, प्रजाति, जाति या जो है नस्ल का सूचक नहीं है। तो आर्य जो शब्द है वो किसी जाति, जाति, प्रजाति या नस्ल का सूचक नहीं है। ये सूचक नहीं है, ठीक है, सूचक नहीं है। तो आर्य, आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, ज्ञानी, उत्तम और कुलीन होता है। और यहाँ आर्य शब्द का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आर्य एक जाति थी, प्रजाति या नस्ल, ठीक है। तो आर्य शब्द जाति, प्रजाति या नस्ल का सूचक नहीं है, बल्कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, ज्ञानी या कुलीन होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे हम। वैदिक सभ्यता के बारे में सबसे पहले मैंने बताया कि इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा। तो मैंने बताया कि जो वैदिक सभ्यता है वो मुख्यतः वेदों पर आधारित है और इसकी जो जानकारी है वो हमें मुख्यतः वेदों के माध्यम से होती है, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता नाम दिया गया, ठीक है। अब हम वेद के अर्थ की बात करें तो वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। अब इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे? तो इस वैदिक सभ्यता के निर्माता लोग थे आर्य लोग, ठीक है। अब मैंने बताया कि आर्य, आर्य है वो, आर्य का अर्थ ना तो जाति है, ना ही प्रजाति है, ना ही नस्ल है। तो आर्य शब्द जाति, प्रजाति या नस्ल का सूचक नहीं है, बल्कि आर्य शब्द का अर्थ क्या बताया है मैंने कि आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, ज्ञानी या कुलीन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का श्रेष्ठ, उत्तम, ज्ञानी और कुलीन अर्थ होता है, ठीक है। अब इस श्रेष्ठ शब्द को सर्वप्रथम किसने कहा था?
तो इस श्रेष्ठ शब्द को सर्वप्रथम जो है मैक्स मूलर ने कहा था। किसने? मैक्स मूलर ने। ठीक है, कब कहा था? तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में इस आर्य शब्द का अर्थ जो है श्रेष्ठ से किसने लगाया था? तो 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने लगाया था। ठीक है, अब यहाँ आर्य शब्द का अर्थ ज्ञानी से है और इधर जो है वेदों का अर्थ ज्ञान होता है। तो वैदिक वेदों पर आधारित व्यवस्था है वो वैदिक सभ्यता है, और इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता जो है आर्य लोग हैं। तो इसलिए आर्य शब्द का अर्थ है वो ज्ञानी भी है। ठीक है, इसलिए आर्य शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञानी भी है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि आर्यों की अगर भाषा की बात करें हम, आर्यों की भाषा, तो आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा की बात करें तो जो आर्यों की भाषा है वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या है? तो आर्यों की भाषा है वो संस्कृत है। तो जो आर्य शब्द है ना, आर्य शब्द, तो जो आर्य शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ये आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। दोस्तों, आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर हम आर्य सभ्यता, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो इस सभ्यता का निर्माण जो है आर्य लोगों ने किया था। तो वैदिक सभ्यता का ही एक नाम क्या है? आर्य सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया था? इस सभ्यता का निर्माण आर्य लोगों ने किया था, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करें कि जो वैदिक सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता का क्षेत्र कौन सा था? तो वैदिक सभ्यता का क्षेत्र वही है जहां जो है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र रहा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र रहा था वही क्षेत्र जो है लगभग जो है वैदिक सभ्यता का क्षेत्र रहा है। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो है सबसे बड़ा अंतर देखें तो वह उसके स्वरूप को लेकर है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अगर हम सबसे बड़ा अंतर देखें तो वो उसके स्वरूप को लेकर है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या बताया था मैंने? कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीकृत था। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। बल्कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता कैसी है? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखनी है कि जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। तो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? तो वो नगरीकृत सभ्यता है। बल्कि जो है सिंधु जो वैदिक सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता कैसी है? तो वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आर्यों के मूल निवास को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? आर्यों के मूल निवास स्थान। तो अगला टॉपिक है आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है इसमें कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक मत मिलता है, क्या मिलता है? कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, तो सप्त सैंधव प्रदेश, तो सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया था? तो सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। किसने बताया था? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ठीक है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के साथ ही किसने बताया था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र ने
आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश माना है। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहते हैं कि आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? तो आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। और ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? तो सप्त सैंधव प्रदेश है वो पंजाब वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश है वो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान है ना, तो आधुनिक पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, आधुनिक पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश था। अब सप्त सैंधव प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? तो सप्त सैंधव प्रदेश में जो है 7 नदियां बहती हैं। 7 नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु और सिंधु की 5 सहायक नदियां, तो ये हो गई 6 और एक सरस्वती। सरस्वती वर्तमान की जो घग्गर आकरा नदी है उसी उसी का जो है मतलब जो है सरस्वती नदी है उसका पूर्वज किसे माना गया है? तो घग्गर आकरा नदी को माना गया है। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं? तो सप्त सैंधव प्रदेश में अगर नदियों की बात करें हम तो एक है सिंधु। ठीक है, और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। ठीक है, और एक और नदी है सरस्वती। ठीक है, ये सरस्वती जो नदी है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, तो झेलम, चेनाब, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, छठवीं सिंधु हो गई और 7वीं ये। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो सप्त सैंधव प्रदेश या पंजाब आर्यों का मूल निवास किसने माना है? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने माना है। ठीक है, डॉक्टर अविनाश चंद्र की पुस्तक का क्या नाम है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की पुस्तक का नाम। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र की पुस्तक की बात करें हम तो इसकी पुस्तक है ऋग्वैदिक इंडिया। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अविनाश चंद्र दास की ऋग्वैदिक इंडिया। तो ऋग्वैदिक इंडिया इसकी पुस्तक है। कौन की? अविनाश चंद्र दास की ये पुस्तक है। ठीक है, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की पुस्तक क्या है? ऋग्वैदिक इंडिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले बात करें हम कि सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो सप्त सैंधव प्रदेश या आधुनिक जो है पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र माना है। और सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो है 7 नदियां प्रवाहित होती थी। सिंधु 1 और सिंधु की 5 सहायक नदियां तो 6 और एक सरस्वती तो 7, इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगले मत की बात करें तो अगला मत है ब्रह्मर्षि देश। अगला मत क्या है? अगला मत है ब्रह्मर्षि देश। तो ब्रह्मर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो ब्रह्मर्षि देश आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो पंडित गंगानाथ झा ने माना है। किसने माना है? पंडित गंगानाथ झा। गंगानाथ झा। तो पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? तो उन्होंने जो है ब्रह्मर्षि देश माना है। अब ब्रह्मर्षि देश कौन सा क्षेत्र है? तो ये गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। ब्रह्मर्षि देश कौन सा क्षेत्र है? तो ब्रह्मर्षि देश है वो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। यमुना के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र। ठीक है, तो ब्रह्मर्षि देश कौन सा क्षेत्र है? तो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है वो ब्रह्मर्षि देश है। और ब्रह्मर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो पंडित गंगानाथ झा ने माना है। किसने माना है? पंडित गंगानाथ
जाने माना है। और ब्रह्मर्षि का मतलब ये होता है ज्ञानी, तो ब्रह्मर्षि देश मतलब ज्ञानियों का देश, ठीक है। तो जो ज्ञानी लोग कहाँ रहते थे, तो ज्ञानी लोग जो है गंगा और यमुना के बीच वाले क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। तो इसलिए इसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। तो ब्रह्मर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो पंडित गंगानाथ झा ने माना है, ठीक है। अब हम अगले की बात करें, अगले मत की, तो अगला मत है तिब्बत, ठीक है। कौन सा है, तिब्बत। तो तिब्बत, तिब्बत आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तिब्बत आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है, तिब्बत को माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या माना है, तो तिब्बत माना है, ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती इस तिब्बत को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वनस्पति और पर्यावरण के आधार पर, क्योंकि वे कहते हैं कि जो ऋग्वेद में वनस्पति और पर्यावरण की चर्चा की गई है, उस प्रकार की वनस्पति और पर्यावरण जो हमें तिब्बत में दिखाई पड़ता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है, तो आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना है। किस आधार पर, तो वनस्पति, अगर इसके आधार की बात करें कि किस आधार पर माना है तिब्बत को, तो आधार की बात करें तो वनस्पति और पर्यावरण, वनस्पति और पर्यावरण के आधार पर, तो वनस्पति और पर्यावरण के आधार पर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान जो है माना है। किसे, तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान जो है माना है, ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम है, अगर इनकी पुस्तक की बात करें, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और ये सत्यार्थ प्रकाश है, वो किस भाषा में लिखी गई, तो ये हिंदी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई, तो हिंदी भाषा में है ये। किस भाषा में, हिंदी भाषा में है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान तिब्बत किसने माना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है। और इन्होंने क्या आधार रखा, वनस्पति और पर्यावरण, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वनस्पति और पर्यावरण के आधार पर जो है तिब्बत आर्यों का मूल निवास स्थान है, ठीक है। ऐसा ये स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और एक बार एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वो किस भाषा में लिखी गई, तो वो हिंदी भाषा में लिखी गई, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला मत देखें, तो अगला मत है, अगला मत है उत्तरी ध्रुव। क्या, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र, या आर्कटिक क्षेत्र, तो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान पंडित बाल गंगाधर तिलक ने माना है। किसने माना है, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो पंडित बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और जब आप आधुनिक भारत पढ़ोगे तो जानोगे कि बाल गंगाधर तिलक हैं वो गर्मपंथी नेता थे, गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल आप पढ़ोगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये क्रांतिकारी जो है, जैसे क्रांतिकारी किसी घटना को अंजाम देते थे, तो जो है
ये अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी में उन क्रांतिकारियों की जो है प्रशंसा कर देते थे। मान लीजिए किसी क्रांतिकारी ने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, तो ये कहते थे कि बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है प्रशंसा कर देते थे। और तो जो है एक भड़काने का काम करते थे क्रांतिकारियों को, ठीक है। एक भड़काने का तो सही जो है शब्द नहीं है, उत्साह देने का काम करते थे उन्हें। और तो बाल गंगाधर तिलक को जब जेल हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जेल में पहुंचे, तो ऐसा नहीं है कि जेल में जो है जाकर जो है रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जेल में जाकर वो जो है वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तब उन्होंने जो है ऋग्वेद का अध्ययन किया, और ऋग्वेद के अध्ययन करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऋग्वेद में आर्य लोग रह रहे हैं, वहां जो है 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है? तो वो उत्तरी ध्रुव पर होती है। इसलिए पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान माना है, वो क्या माना है? वो जो है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र माना है, ठीक है। किसने? पंडित बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और उन्होंने जो है जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? दी आर्किटिक होम ऑफ दी आर्यंस, ठीक है। दी आर्किटिक होम ऑफ दी आर्यंस। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक की बात करें अगर हम, पुस्तक की, तो दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस, होम ऑफ दी आर्यंस, आर्यंस। दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस पुस्तक में जो है बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? तो जो है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र माना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हम, अगला है हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी। तो हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी। तो पांचवा है हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी, या डेन्यूब नदी घाटी। तो हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो वो माना है पी गाइल्स ने। किसने? पी गाइल्स, पी गाइल्स। हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी। तो हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो पी गाइल्स ने माना है। और ये किस आधार पर हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं? अगर ये आधार की बात करें, अगर हम आधार, तो आधार देखें तो इसका आधार है वानस्पतिक, वानस्पतिक और पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षियों, ठीक है। वानस्पतिक और पशु पक्षियों के आधार पर जो है पी गाइल्स आर्यों का मूल निवास स्थान क्या मानते हैं? तो आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी मानते हैं, ठीक है। कौन? पी गाइल्स। अब पी गाइल्स के बाद बात करें हम, अगला जो मत है, वो अगला मत है, छठवां मत देखें अगर हम, अगला मत देखें तो अगला मत है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन या दक्षिणी रूस, या दक्षिणी रूस, ठीक है। तो दक्षिणी रूस में भी अगर पर्टिकुलर जगह देखें तो यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन या दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो वो आर्यों का मूल निवास माना है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने यूक्रेन को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अब वो आर्यों का मूल निवास स्थान क्यों मान रहे हैं इसे, यूक्रेन और दक्षिणी रूस को?
तो अगर हम आधार की बात करें तो उन्होंने किस आधार पर जो है आर्यों का मूल निवास स्थान यूक्रेन या दक्षिणी रूस बताया, तो वानस्पतिक आधार। ठीक है, तो वानस्पतिक आधार पर, किस आधार पर, वानस्पतिक आधार पर। ठीक है, तो वानस्पतिक आधार पर जो है यूक्रेन या दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान कौन मानते हैं, तो गार्डन चाइल्ड और जो है नेहरिंग मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यूक्रेन के बाद में यूरेशिया की बात करें, अगर हम यूरेशिया किसकी बात करें, यूरेशिया या आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है, या आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, आल्प्स आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र। तो आल्प्स पर्वत का जो है पूर्वी क्षेत्र या यूरेशिया आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो ये माना है ब्रेंडेस्टेन, ब्रेंडेस्टेन, ब्रेंडेनेस्टेन। तो ब्रेंडेनेस्टेन ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया या जो है क्या माना है, आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र माना है। ठीक है, अगर इसके बाद हम अगले की बात करें, ये 7वां हो गया। ठीक है, ये 7वां है। और अगर 8वें की बात करें हम अगले की, यूरेशिया के बाद में बात करें हम किसकी, तो जर्मनी की, किसकी, जर्मनी। तो जर्मनी को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान पेनका और हर्ट ने माना है। किसने माना है, पेनका और हर्ट ने। तो पेनका और हर्ट ने आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी माना है, पेनका और हर्ट ने, और हर्ट, पेनका और हर्ट ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है, तो पेनका और हर्ट ने आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी को माना है। और ये आधार बताते हैं, क्या आधार बताते हैं, अगर इस आधार की बात करें तो ये शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट, तो शारीरिक बनावट के आधार पर पेनका और हर्ट कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, जर्मनी है। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, तो वो जर्मनी बताते हैं। ठीक है, अब अगले की बात करें, अगला मत क्या है, 9वां। तो अगला मत है कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र, कश्मीर या जो है हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र। तो कश्मीर या हिमालयी क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, कश्मीर या हिमालयी क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान डॉक्टर एल.डी. कल्ल ने माना है, डॉक्टर एल.डी. कल्ल। तो डॉक्टर एल.डी. कल्ल ने आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर या हिमालयी क्षेत्र को माना है। किसने, डॉक्टर एल.डी. कल्ल ने। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि सप्त सैंधव आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है। ठीक है, हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी किसने माना है। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, यूक्रेन या दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र जो है आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो कश्मीर और हिमालय क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान डॉक्टर एल.डी. कल्ल ने माना है। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, अगले मत की बात करें, तो अगला मत है भारत। ठीक है, अगला मत क्या है, अगला मत है भारत। तो भारत आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो भारत आर्यों का मूल निवास स्थान भगवान दास गिडवानी ने माना है। किसने माना है, भगवान दास गिडवानी, भगवान दास गिडवानी। तो भगवान दास गिडवानी ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है, भारत माना है। और भगवान दास गिडवानी की पुस्तक का नाम क्या है, भगवान दास गिडवानी की पुस्तक का नाम है
रिटर्न रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, आर्यंस। तो रिटर्न्स ऑफ आर्यंस जो है भगवान दास गिडवानी की ये पुस्तक है, क्या है, पुस्तक या बुक्स। तो भगवान दास गिडवानी की बुक का नाम क्या है, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। तो भगवान दास गिडवानी क्या कहते हैं, भगवान दास गिडवानी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत है। ये कहते हैं कि आर्य जो लोग हैं वो भारत के ही निवासी थे, बल्कि इनका जो विस्तार है वो भारत से मध्य एशिया की ओर हुआ है, भारत से जो है बाहर के देशों की ओर हुआ है, ठीक है। बल्कि जो है मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं मानते हैं। क्या मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि भारत है वो भारत से ही बाहर जो है विस्तार हुआ है, किसका, आर्यों का, ठीक है। ये बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि भारत की तरफ जो है आर्यों का आगमन हुआ, ठीक है, या बाहर से जो है भारत की ओर जो है आर्य लोग आए थे, बल्कि ये कहते हैं कि जो है आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, बल्कि आर्यों का भारत से बाहर की ओर विस्तार हुआ है, ठीक है। तो भगवान दास गिडवानी की पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। और भगवान दास गिडवानी कहते हैं कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान है, ठीक है। अगर इसके सर्वाधिक सर्वाधिक मान्य मत की बात करें, सर्वाधिक मान्य मत की बात करें तो सर्वाधिक मान्य मत है मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया, एशिया मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया, मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया। और बैक्ट्रिया कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो बैक्ट्रिया कहाँ पड़ता है, तो बैक्ट्रिया पड़ता है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया, मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो वो माना है वो माना है मैक्स मूलर ने, ठीक है। और मैक्स मूलर से पहले भी मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान कौन मान चुके हैं, तो वो माना है जे.जी. रोड्स ने, ठीक है। तो मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया, ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो वो माना है मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर, ठीक है। और जे.जी. रोड्स ने, कौन है, जे.जी. रोड्स। तो जे.जी. रोड्स और मैक्स मूलर मध्य एशिया को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं, ठीक है। मैक्स मूलर से पहले जे.जी. रोड्स ने कह दिया था कि जो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, और मान लीजिए जो है मैक्स मूलर ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर आपको जो है जे.जी. रोड्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही बता दिए मैंने कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है, तो वो मैक्स मूलर और जे.जी. रोड्स ने माना है, ठीक है। और यही मत है वो सर्वाधिक मान्य मत है, ठीक है। यही जो मत है वो सर्वाधिक मान्य मत है, सर्वाधिक मान्य मत यही है, ठीक है। तो सर्वाधिक मान्य मत भी कौन सा है, मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया, ठीक है। सर्वाधिक मान्य मत क्या है, तो मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया। अब ये मैक्स मूलर हैं, वो मैक्स मूलर मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्यों मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जो ऋग्वेद है और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था है, क्या कहते हैं वो, मैक्स मूलर क्या कहते हैं, मैक्स मूलर कहते हैं कि जो ऋग्वेद में वैदिक देवता है, ऋग्वेद में वैदिक देवता है ना, ऋग्वेद तो ऋग्वेद में वैदिक देवता है, वैदिक देवता। तो ऋग्वेद में वैदिक देवता कौन कौन से हैं, इंद्र, ठीक है, इंद्र, वायु और मित्र और असुर, ठीक है, इंद्र, वायु, मित्र और असुर। तो मैक्स मूलर भाषाई समानता के आधार पर, किस आधार पर, मैक्स मूलर जो है सर्वाधिक मान्य मत यही है, तो मैक्स मूलर जो है मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। और ये मैक्स मूलर जो है किस आधार पर मानते हैं, तो मैक्स मूलर जो है भाषाई समानता पर मानते हैं, भाषाई समानता के आधार पर, ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या मानते हैं, तो ये मध्य एशिया मानते हैं, ठीक है। अब
मैक्स मूलर कहते हैं कि ऋग्वेद में जो वैदिक देवता हैं कौन कौन से, इंद्र, वायु, मित्र और असुर, इन्हीं को जो है ईरानी ग्रंथ में क्या कहा गया है, ईरानी ग्रंथ में, ईरानी ग्रंथ, तो ईरानी ग्रंथ कौन सा है, ईरानी ग्रंथ, तो ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जिंद, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। तो मैक्स मूलर कहता है कि ऋग्वेद में जो वैदिक देवता हैं इंद्र, वायु, मित्र, असुर, असुर, इनकी जो है तुलना किससे की गई है, तो इनकी जो है तुलना ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जो है किससे की गई है, तो इंद्र, इंद्र, वायु, मित्र, मित्र और असुर, असुर को जो है क्या कहा गया है, अहुर मजदा, अहुर मजदा, अहुर मजदा। तो मैक्स मूलर कहते हैं कि ऋग्वेद में जो वैदिक देवता है ना, इंद्र, वायु, मित्र और असुर, उन्हें क्रमशः ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में इंद्र, वायु, मित्र और अहुर मजदा कहा गया है। ठीक है, असुर, असुर कौन से देवता है, तो असुर जो है वरुण देवता है, असुर कौन से देवता है, वरुण देवता है, क्योंकि वरुण को अनेक नाम है, वरुण को जो है जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। ठीक है, वरुण का एक नाम ऋतस्य गोपा भी मिलता है, और वरुण को जो है सम्राट, स्वराट, ठीक है, क्षत्रिय और असुर कहा जाता है। तो वही जो है असुर है वो अहुर मजदा है ईरानी ग्रंथ में। ठीक है, तो ये मैक्स मूलर के मत का आधार क्या हुआ, तो भाषाई समानता हुआ। और मैक्स मूलर कहते हैं कि जो ऋग्वेद में वैदिक देवता है इंद्र, वायु, मित्र और जो असुर, उन्हें ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में इंद्र, वायु, मित्र और अहुर मजदा कहा गया है। ठीक है, अगर हम आगे देखें अभिलेखों के आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान देखें, किसके आधार पर, अभिलेखों के आधार पर। अगर अभिलेख देखें, अभिलेख और आर्यों से संबंधित अभिलेख, ठीक है, आर्यों से संबंधित अभिलेखों की चर्चा करते हैं। अब आर्यों से संबंधित अभिलेख, ठीक है, तो आर्यों से संबंधित अभिलेख में जो है देखें हम, एक अभिलेख मिलता है कस्साइट अभिलेख। कौन सा अभिलेख, कस्साइट, ये कौन सा अभिलेख है, कस्साइट अभिलेख। ठीक है, दूसरा अभिलेख है मित्तानी अभिलेख। कौन सा अभिलेख, मित्तानी, कस्साइट अभिलेख, ठीक है, और मित्तानी अभिलेख, अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख जो है 1600 ईसा पूर्व के हैं। दोनों ही अभिलेख कब के हैं, तो 1600 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, तो दोनों ही अभिलेख जो है 1600 ईसा पूर्व के हैं, ये 1600 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, दोनों ही अभिलेख कहाँ के हैं, 1600 ईसा पूर्व के हैं। और ये कस्साइट अभिलेख है वो इराक से मिला है। कहाँ से मिला है, इराक से। कस्साइट अभिलेख कहाँ से मिला है, तो कस्साइट अभिलेख इराक से मिला है, जबकि जो मित्तानी अभिलेख है वो सीरिया से मिला है। मित्तानी अभिलेख कहाँ से मिला है, वो सीरिया से मिला है। कहाँ से मिला है, वो सीरिया से मिला है। ठीक है, तो जो कस्साइट अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है वो इराक से मिला है, और मित्तानी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है और सीरिया से मिला है। ठीक है, इन दोनों ही अभिलेखों में हमें एक बात मिलती है, इन दोनों ही अभिलेखों में, इन दोनों ही अभिलेखों में आर्यों से संबंधित शब्दों की चर्चा मिलती है। शब्दों की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो आर्यों से संबंधित अभिलेखों की जो है, आर्यों से संबंधित शब्दों की जो है चर्चा मिलती है। किस अभिलेख से, तो कस्साइट अभिलेख और मित्तानी अभिलेख से। इन दोनों ही अभिलेखों से आर्यों से संबंधित शब्दों की जो है चर्चा मिलती है, या हम कहें कि जो आर्यों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं उनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो कस्साइट अभिलेख
इराक वाले में मिलता है और मित्तानी अभिलेख सीरिया वाले में मिलता है। इन दोनों ही अभिलेखों में आर्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, या ईरान की जो शाखा थी वो ईरान की शाखा जो है भारत में आई थी। ठीक है, तो इससे जानकारी मिलेगी कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत से आई थी। तो इससे जानकारी मिलती है, इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे जानकारी मिलेगी, इससे जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। ठीक है, तो ये जानकारी हमें किन से मिलती है, तो कसाइट अभिलेख और मित्तानी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आर्यों से संबंधित ये दो अभिलेख बताए हैं मैंने। एक कौन सा है, कसाइट अभिलेख, ये 1600 ईसा पूर्व का है, इराक से मिला है। मित्तानी अभिलेख ये भी 1600 ईसा पूर्व का है, ये सीरिया से मिला है। ठीक है, इन दोनों ही अभिलेखों में आर्यों से संबंधित शब्दों का उल्लेख मिलता है, या आर्यों के द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं उनका उल्लेख इन अभिलेखों में मिलता है। इस आधार पर इससे जानकारी प्राप्त होती है हमें कि जो आर्य लोग हैं वो ईरानी शाखा थी, आर्य लोगों की ईरानी शाखा, वो ईरानी शाखा एक भारत आई थी। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो अगला अभिलेख है वो इम्पोर्टेंट अभिलेख है, और अगला अभिलेख है तुम्हारा बोगाजकोई अभिलेख। कौन सा, बोगाजकोई अभिलेख, बोगाजकोई। तो बोगाजकोई अभिलेख कौन सा अभिलेख है, बोगाजकोई अभिलेख। और जो बोगाजकोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, कौन सा, 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो बोगाजकोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। और बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से मिला है, तो ये मध्य एशिया टर्की से मिला है। कहाँ से मिला है, बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से मिला है, तो बोगाजकोई अभिलेख मध्य एशिया टर्की से मिला है, टर्की। ठीक है, तो मध्य एशिया टर्की से ये बोगाजकोई अभिलेख मिला है। और इस बोगाजकोई अभिलेख की खोज किसने की थी, अगर इसकी खोज की बात करें, बोगाजकोई अभिलेख की खोज किसने की है, तो बोगाजकोई अभिलेख की खोज है वो विकलर ने की है। किसने की है, विकलर ने। और कब की है, तो 1907 में, 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो बोगाजकोई अभिलेख है वो मध्य एशिया टर्की में है। ठीक है, बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से मिला है, तो मध्य एशिया टर्की से मिला है। बोगाजकोई अभिलेख की खोज की बात करें तो वो खोज है वो विकलर ने 1907 ईस्वी में की है। ठीक है, अगर बोगाजकोई अभिलेख की भाषा देखें तो इंडो ईरानी भाषा है इसकी। क्या भाषा है, अगर भाषा की बात करें तो इंडो ईरानी भाषा है इसकी, इंडो ईरानी भाषा है। और बोगाजकोई अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, बोगाजकोई अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, वैदिक आर्य, बोगाजकोई अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो बोगाजकोई अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है, जानकारी, तो जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे, भारत आए थे। ठीक है, तो क्या जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, तो बोगाजकोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मध्य एशिया टर्की से प्राप्त हुआ है। बोगाजकोई अभिलेख की खोज 1907 में विकलर ने की थी। इसकी जो भाषा है इस अभिलेख की वो इंडो ईरानी भाषा है। ठीक है, और इससे जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही आए थे। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही आए थे, क्योंकि बोगाजकोई अभिलेख है, बोगाजकोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है और दो कबीलों का उल्लेख मिलता है। एक कबीले का नाम है हित्ती कबीला, और दूसरा कबीला है मितन्नी कबीला।
मितन्नी कबीला, ठीक है। तो हित्ती और मितन्नी, मितन्नी, ठीक है। तो कौन सा कबीला? हित्ती और मितन्नी कबीला, ठीक है। हित्ती और मितन्नी कबीला जो है, हित्ती और मितन्नी, तो हित्ती और मितन्नी कबीले का उल्लेख मिलता है। और हित्ती कबीले का राजा कौन था? तो इसका जो राजा था, हित्ती कबीले का राजा था, वो था सुबिलिम्मा, सुबिलिम्मा, ठीक है। इसका जो राजा था हित्ती कबीले का। वही जो है मितन्नी कबीले का राजा कौन था? तो मितन्नी कबीले का राजा था मते उ अजा, मते उ अजा। तो मते उ अजा जो है मितन्नी कबीले का राजा था, ठीक है। तो हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। तो बोगाज-कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला के बीच में जो है संधि हुई थी, और संधि के साक्षी के रूप में जो है 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें। कितने देवताओं का? 4 वैदिक देवताओं, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 वैदिक देवताएं कौन कौन से थे? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, और नासत्य। तो नासत्य कौन है? नासत्य जो है अश्विन, अश्विन, ठीक है। तो बोगाज-कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हित्ती कबीला और मितन्नी कबीले के बीच में एक विवाद हो गया था। तो विवाद के बीच में जो है संधि हुई थी, और विवाद हो जाने के बाद संधि हुई थी। तो संधि में हित्ती कबीला और मितन्नी कबीले के बीच में संधि हुई है, और इस संधि के साक्षी के रूप में जो है 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का, ठीक है। तो 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का, ठीक है। तो ये हमारा बोगाज-कोई अभिलेख हो गया। बोगाज-कोई अभिलेख को एक बार देखते हैं कि बोगाज-कोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। इसकी खोज 1907 में विकलर ने की थी, ठीक है। बोगाज-कोई अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? तो ये मध्य एशिया, टर्की से मिला है, ठीक है। इसकी जो भाषा है वो इंडो ईरानी है। और इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है? तो इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो आर्य लोग हैं वो ईरान से होकर ही भारत आए थे, ठीक है। ये किस आधार पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोगाज-कोई अभिलेख में हित्ती कबीला और मितन्नी कबीले के बीच में संधि हुई थी, और इस संधि के साक्षी के रूप में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। और वे 4 वैदिक देवताएं कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व। नासत्व को जो है अश्विन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ऋग्वैदिक काल में या जो है वैदिक काल में नासत्य जो है कि कौन कौन सा देवता था? तो नासत्य जो है अश्विन देवता था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो ऋग्वैदिक काल से संबंध, मतलब जो वैदिक काल से संबंधित था। किस काल से संबंधित था? वैदिक काल से संबंधित था। एक बार हम रिविजन्स देखते हैं इसका और समझते हैं, जिससे जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया था वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आज का टॉपिक था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता को क्यों कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों के माध्यम से होती है, और इस सभ्यता की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो वेदों पर आधारित है। इसलिए इस सभ्यता को जो है वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। तो ये वेदों पर आधारित व्यवस्था है, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। मुख्यतः वेदों के माध्यम से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यहाँ वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ ज्ञान है। अगर हम वैदिक सभ्यता के निर्माता की बात करें कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, तो आर्य लोग थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, या वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की थी? तो आर्यों ने की थी, ठीक है। अब जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द किसी जाति, प्रजाति या नस्ल का सूचक नहीं है। तो ना तो जाति का सूचक है, ना ही नस्ल का सूचक है, ना ही प्रजाति का सूचक है। तो फिर आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, ज्ञानी या कुलीन से है। श्रेष्ठ या उत्तम या ज्ञानी
या कुलीन से है। और सर्वप्रथम जो है मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में इस आर्य शब्द को जो है श्रेष्ठ शब्द से जो है संबोधित किया था। किसने? मैक्स मूलर ने। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। तो आगे देखें कि जो आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत है। तो जो आर्य शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो इससे पहले जो हमने एक सभ्यता पढ़ी थी वह सभ्यता थी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता है, जबकि जो है ग्रामीण सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अगर हम सबसे बड़े अंतर की बात करें तो वो स्वरूप को लेकर है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का स्वरूप है वो सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है? वो नगरीकृत है। जबकि वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप है वो कैसा है? तो वैदिक सभ्यता का स्वरूप है वो ग्रामीण है। ठीक है, क्योंकि जो देखें हम, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वही क्षेत्र लगभग जो है वैदिक सभ्यता का है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात लगभग उसी क्षेत्र में जो है वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई थी। किस सभ्यता की स्थापना हुई थी? तो वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई थी। और वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, अब आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर जो है अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे पहला मत है सप्त सैंधव प्रदेश। पहला मत क्या है? तो पहला मत है सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा वाला क्षेत्र था? तो सप्त सैंधव प्रदेश जो आधुनिक पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश है। और सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है 7 नदियां प्रवाहित होती हैं। 7 नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु एक नदी और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, तो ये 6 हो गई, एक सिंधु और 5 उसकी सहायक नदियां, और एक नदी है सरस्वती। तो इस प्रकार से ये 7 नदियों वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश किसने माना है? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर किसे माना है? डॉक्टर संपूर्णानंद को। ठीक है, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है उन्होंने? तो सप्त सैंधव प्रदेश माना है। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की पुस्तक का नाम क्या है? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की पुस्तक का नाम है ऋग्वैदिक इंडिया। ठीक है, ऋग्वैदिक इंडिया। अब इसके बाद आगे देखें, अगला जो मत है वो ब्रह्मर्षि देश है। और ब्रह्मर्षि देश कौन सा वाला क्षेत्र था? तो गंगा और यमुना के बीच वाला क्षेत्र वो ब्रह्मर्षि देश है। ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना? तो पंडित गंगानाथ झा ने माना। ठीक है, इसके बाद अगला मत है तिब्बत। अगला मत क्या है? तिब्बत। और तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान जो है किसने माना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है। और तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस आधार पर माना है? तो वो वनस्पति और पर्यावरण के आधार पर माना है। तो वनस्पति और पर्यावरण के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है तिब्बत माना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने जो है हिंदी भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसके बाद है उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो वो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने माना है। जैसा मैंने बताया था कि पंडित बाल गंगाधर तिलक हैं वो गर्म दल के नेता थे। ठीक है, और जब भी कोई क्रांतिकारी किसी घटना को अंजाम देता था तो ये अपने समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा करते थे। ठीक है, जिस कारण से इन्हें जो है मांडले जेल में रखा गया। और मांडले जेल के दौरान जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो दी आर्किटिक होम ऑफ दी आर्यंस। तो ये अपनी पुस्तक दी आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, इससे पहले जो है उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, और वेदों को अध्ययन करने के बाद जो है ये पुस्तक लिखी द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। और इस पुस्तक में वो बताने का प्रयास करते हैं कि जिस ऋग्वेद को पढ़ने से ये मालूम पता चलता है या संकेत मिलता है कि जिस क्षेत्र में जो है आर्य लोग रहते थे वहां कहीं ना कहीं 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी। इस आधार पर पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र को माना है। ठीक है, इसके बाद हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो पी गाइल्स ने माना है।
और पी गाइल्स हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान किस आधार पर कहते हैं? तो वानस्पति और पशु पक्षियों के आधार पर, वानस्पतिक और पशु पक्षियों के आधार पर जो है पी गाइल्स हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी को जो आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इसके बाद में दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? अगर पर्टिकुलर जगह देखें दक्षिणी रूस में तो वो यूक्रेन, तो यूक्रेन या दक्षिणी रूस को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने, तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने यूक्रेन को जो है या दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और इन्होंने जो है आधार माना है वो वानस्पतिक आधार माना है। तो वानस्पतिक आधार पर जो है कौन, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग आर्यों का मूल निवास स्थान क्या मानते हैं? तो हम आर्यों का मूल निवास स्थान यूक्रेन या दक्षिणी रूस मानते हैं। ठीक है, अगला है यूरेशिया या आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र। तो यूरेशिया या आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान जो है ब्रेंडन एस्टन ने माना है। ठीक है, किसने माना है? ब्रेंडन एस्टन ने माना है। ठीक है, अगला है जर्मनी। तो जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान पेनका और हर्ट ने माना है। तो पेनका और हर्ट शारीरिक बनावट के आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी बताते हैं। ठीक है, किस आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर। अगला है कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। तो कश्मीर और हिमालय क्षेत्र जो है आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो डॉक्टर एल.डी. कल्ल ने माना है, डॉक्टर एल.डी. कल्ल ने। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भारत आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो भारत आर्यों का मूल निवास स्थान भगवान दास गिडवानी ने माना है। और भगवान दास गिडवानी की पुस्तक का नाम है रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। और भगवान दास गिडवानी कहते हैं कि आर्य लोग हैं वो भारत के ही मूल निवासी हैं, भारत में ही रहते थे, बल्कि इनका विस्तार है वो भारत से जो है बाहर की ओर हुआ है। ठीक है, बाहर से भारत की ओर नहीं हुआ है। आर्यों का जो आगमन है या मूल निवास स्थान है वो भारत ही है, भारत से उनका जो है विस्तार बाहर की ओर हुआ है। ऐसा कौन मानते हैं? तो भगवान दास गिडवानी मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आर्यों का सर्वाधिक मान्य मत है वो सर्वाधिक मान्य मत है मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया। और बैक्ट्रिया कहाँ आता है? तो अफगानिस्तान में आता है। ठीक है, तो मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया जो है आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना है? तो वो मैक्स मूलर ने माना है और जे.जी. रोड्स ने माना है। तो जे.जी. रोड्स ने जो है मैक्स मूलर से पहले ही जो है मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान कहा था। ठीक है, तो सर्वाधिक मान्य मत है ये कौन? मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया। और मैक्स मूलर इस मत के आधार को लेकर कहते हैं कि भाषाई समानता को आधार मानते हैं। ठीक है, तो मैक्स मूलर किस आधार पर जो है मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया को आर्यों का मूल निवास स्थान कहते हैं? वो भाषाई समानता के आधार पर। वो कहते हैं कि जो ऋग्वेद में वैदिक देवताएं हैं इंद्र, वायु, मित्र और असुर, वो ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में क्रमशः उन्हें क्या कहा गया है? तो इंद्र, वायु, मित्र और अहुर मजदा कहा गया है। तो जो ऋग्वैदिक देवता हैं इंद्र, वायु, मित्र, असुर, उन्हें क्रमशः ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में क्या कहा गया है? तो इंद्र, वायु, मित्र और अहुर मजदा कहा गया है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया मानते हैं। ठीक है, अगर आर्यों के अभिलेखों से संबंधित चर्चा करें हम, आर्यों से संबंधित अभिलेख कौन कौन से हैं? तो कस्साइट अभिलेख है, मित्तानी अभिलेख है। तो कस्साइट अभिलेख और मित्तानी अभिलेख दोनों ही 1600 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, दोनों में ही जो है आर्यों से संबंधित शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो आर्यों के द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं उनका उल्लेख जो है कस्साइट अभिलेख और मित्तानी अभिलेख में मिलता है। कस्साइट अभिलेख है वो इराक में स्थित है, बल्कि जो मित्तानी अभिलेख है वो सीरिया में स्थित है। ठीक है, तो कस्साइट अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है, ये इराक में स्थित है। मित्तानी अभिलेख भी 1600 ईसा पूर्व का है, लेकिन ये सीरिया से मिला है। ठीक है, या सीरिया में स्थित है। इन दोनों ही अभिलेखों में आर्यों से संबंधित शब्दों की चर्चा है और इससे जानकारी मिलती है कि आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो बोगाजकोई अभिलेख है। और बोगाजकोई अभिलेख की जो डेट है वो कहीं जो है 1380 ईसा पूर्व मिलती है, कहीं 1400 ईसा पूर्व मिलती है। तो आप देख लेना, एक ही आएगा ऑप्शन में, 1380 या 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, तो बोगाजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है और इस अभिलेख की खोज 1907 ईस्वी में विकलर ने की थी। इस अभिलेख की जो भाषा है वो इंडो ईरानी भाषा है। ठीक है, यह अभिलेख कहाँ है? तो यह अभिलेख मध्य एशिया टर्की में। ठीक है, और इससे जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, अब इस अभिलेख में हित्ती राजा
हित्ती कबीले का राजा था, वो उस कबीले का नाम, हित्ती कबीले का राजा नाम क्या था, तो सुबिलिम्मा, सुबी लिम्मा। और मित्तनी कबीले का राजा का नाम क्या था, मतउआजा। ठीक है, तो हित्ती कबीला और मित्तनी कबीला के बीच में संधि हुई थी, और संधि के साक्षी के रूप में 4 वैदिक देवता थे वहां। और 4 वैदिक देवताएं कौन कौन से माने गए हो, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जो है उल्लेख मिला है वहां, किस अभिलेख में, जो है बोगाज-कोई अभिलेख। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो वो बोगाज-कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, या जो है घुमाकर पूछे आपसे कि बोगाज-कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो 3 दे देगा, चौथा नहीं देगा, तो आप छांट लेना। तो बोगाज-कोई अभिलेख है, बोगाज-कोई अभिलेख में हमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य कोई जो अश्विन कहा जाता है, अश्विन। ठीक है, तो आज जो है हमने क्या पढ़ा था, तो आज हमने जो है आर्यों से संबंधित जो है देखा था कि वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ठीक है, और आर्य किस भाषा का शब्द है, आर्य का अर्थ क्या है, आर्यों की भाषा क्या है, आर्यों की जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। फिर हमने पढ़ा था कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर। ठीक है, फिर हमने देखा कि आर्य जो सर्वाधिक मान्यवत है वो मध्य एशिया में स्थित बैक्ट्रिया है। ठीक है, फिर देखा हमने कि जो है आर्यों से संबंधित अभिलेखों की चर्चा की, उसमें कसाइट अभिलेख, मित्तानी अभिलेख और बोगाज-कोई अभिलेख। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में या अगली क्लास में। ठीक है, आज जो है यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद।